सवाल आपका, जवाब दवा का। ये सीरीज़ हमने आपके उन सवालों पे मबनी बनाई है, जो हमसे मुख्तलिफ़ गाहे-बगाहे कस्टमर्स पूछते रहते हैं। इन सवालों के जवाब देने के लिए हम मेडिकल एक्सपर्ट्स को दावत देंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग या एक सवाल जो वो जानना चाहते हैं, उसका सही जवाब क्या है? سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا अच्छा, पहला सवाल बहुत सारे लोगों ने हमसे किया और तकरीबन 8-10 लोगों ने एक मिलता-जुलता सवाल हमसे किया। ये सवाल जावेद इकबाल साहब ने मॉडल कॉलोनी कराची से पूछा है। वो पूछते हैं आखिर इस सस्ती दवा का कॉन्सेप्ट है क्या? एक मेडिकल स्टोर पर अगर एक दवा मौजूद है, वही दवा आपके पास भी मौजूद है, तो दवा सस्ती कैसे हुई? जावेद इकबाल साहब, थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन। ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है जो जावेद साहब ने किया है। तो देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो एक एवरेज पाकिस्तानी 40 से $50 एक साल के अंदर अपनी हेल्थ पे खर्च कर सकता है, जो कि अराउंड 14 से 15 हज़ार रुपये बनते हैं। आप उसको एक महीने के ऊपर ले जाएं तो 1000-1200 रुपये बनते हैं। अब आप सोचेंगे पूरी हेल्थ की कवरेज के लिए एक पाकिस्तानी के पास अगर 1200 से 1300, 1400, 1500 रुपये है, तो इस वक्त जो दवाओं की कीमतें हैं वो कैसे अफोर्ड कर सकता है। हमने इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला कि जो डेफिनेटली एक मास लेवल पे होना चाहिए था। मेरे ख्याल में इट कुड बी फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड, बट देन अगेन वी टुक दिस इनिशिएटिव, और जिसके अंदर हमारे पास सिस्टम के अंदर जेनरिक सॉल्ट के अगेंस्ट 3 ऑप्शंस आते हैं जिसपे कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन उसको मिलती है। अब इट्स अ पेशेंट कॉल कि वो पहला ब्रांड लेना चाहे, उसे मना नहीं करते, सेकेंड ऑप्शन पे जाए या थर्ड ऑप्शन पे जाए। जेनरिक दवा सेम होती है, यानी जो दवा वो इस्तेमाल कर रहा है वो सेम है, उसका फार्मूला सेम है। उसके लिए हमने एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन ऑल्टरनेट क्रिएट करते चले गए। अच्छा, जहाँ तक आपका दूसरा सवाल का पार्ट था कि मेडिकल स्टोर्स के ऊपर बाकी मेडिकल स्टोर्स, तो देखिए हम तो मेडिकल स्टोर कहते ही नहीं है, हमारी तो फार्मेसीज़ हैं, और फार्मेसी के अंदर एक मुस्तनिद फार्मासिस्ट मौजूद होता है जो दवाओं को डिस्पेंस करता है। हमारा तो कंपैरिजन्स किसी भी मेडिकल स्टोर से है ही नहीं। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, डेफिनेटली वो जो एक बेनिफिट होता है जो पेशेंट तक जाना चाहिए वो बाकी स्टेक होल्डर्स तक पहुंच जाता है, जो कि हम यही एक काम ख़त्म करना चाहते हैं कि जितने बाकी हेल्थ के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं उनसे वो बेनिफिट निकाला जाए और वो पेशेंट तक डिस्काउंट्स की फॉर्म में, सेविंग्स की फॉर्म में पेशेंट तक पहुंचाया जाए, ताकि उसका सही फ़ायदा जो है वो पेशेंट तक पहुंच सके। अच्छा, जैसे डॉक्टर्स ने एक प्रिस्क्रिप्शन लिख दी और उसपे एक ब्रांड लिख दिया। अब किसी पेशेंट को कितना अपना पता है कि वो जाके कोई अपने अगेंस्ट में दवा चेंज कर सकता है? ये कितना मुफ़ीद है, हो सकता है, नहीं हो सकता? देखिए, पेशेंट तो डेफिनेटली नहीं कर सकता, या तो डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट, जो कि आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, उस दवा को स्विच कर सकता है, उस ब्रांड को। आपने देखा होगा बहुत दफ़ा बहुत सारी दवाएं पाकिस्तान में शॉर्ट हो जाती हैं, बहुत सारी एंटीसाइकोटिक दवाएं पाकिस्तान में शॉर्ट हैं। एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट उसको अच्छे तरीके से स्विच कर देता है ब्रांड को, एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड। तो उनकी ट्रीटमेंट सेम होती है, वो एक्स दवा लें या वाई दवा लें, क्योंकि फार्मूला सेम है इसलिए उसकी ट्रीटमेंट सेम है। हम ये कहते हैं कि इसी कॉन्सेप्ट को आप अफोर्डेबिलिटी या प्राइस वैल्यूएशन के ऊपर भी ले जा सकते हैं कि अगर एक दवा के प्राइस बहुत ज़्यादा है, दूसरी दवा के प्राइस कम है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप दूसरे ब्रांड को यूज़ कर लें। आपका जो सवाल था कि क्वालिटी, यस, उसकी क्वालिटी सेम रहेगी। अच्छा, क्या ब्रांड को चेंज करने से दवा की एफिकेसी पे या दवा की असर पे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, देखिए, ब्रांड को चेंज करने से कभी भी दवा की एफिकेसी पे कोई असर नहीं पड़ता। विज़ 2-3 चीज़ें आपको बड़ा इसके अंदर पैरामीटर्स को सोचना होगा। पहले कि आपने एक अथोराइज फार्मेसी से ये दवा खरीदी है, उसको डिस्पेंस जिस आदमी ने किया है वो फार्मासिस्ट है। दूसरा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या वो मेडिसिन ड्रैप से रजिस्टर्ड है, वो जगह जहाँ से आपने ख़रीदी है वो आपकी लीगली कंप्लाई कर रही है, कोल्ड चेन या जो इन्वायरमेंटल आपकी जो चेन्स हैं उसको वो मेंटेन कर रही है। अगर ये सारे पैरामीटर्स पूरी कर रही है तो ब्रांड स्विच करने से दवा के इफेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। और ये मैं नहीं कह रही, आप WHO किसी की भी रिकमेंडेशन गूगल करके देख सकते हैं। अच्छा, एक सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं और वो ये कि बाहर से अगर हमारे पास कोई दवा आती है, जैसे हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, वो पैनाडोल लेकर आते हैं। हम कहते हैं यार जब ये दवा खाते हैं तो हमारे हम पे इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है। पाकिस्तान की या लोकल हम ब्रांड खरीदते हैं सेम, तो उससे हमें फ़र्क कम पड़ता है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, मिथ है या ये सही बात है? ये क्या है? मेरे ख्याल में इसका जवाब आपने सवाल में ही दिया कि इट्स अ मिसकंसेप्शन, बट देन अगेन आपको इसमें कंपैरिजन ज़रूर करना होगा कि दोनों फॉर्मुलेशंस कैसी हैं। लेकिन दवा इतनी आसान नहीं है जितनी सब समझ रहे होते हैं। मेडिसिन के अंदर आपको ये ज़रूर देखना है कि दोनों एप्पल टू एप्पल हैं।
अगर वो एप्पल टू एप्पल हैं तो यस इट्स अ मिसकंसेप्शन जो आप बता रहे हैं, लेकिन अगर वो एप्पल टू एप्पल नहीं है, फॉर एग्जांपल टाइनोलोल एक मेडिसन है जो कि इंपोर्टेड आती है और लोग बड़ा पाकिस्तान के अंदर या इंटरनेशनली उसको यूज़ करते हैं, वो अपनी फॉर्मुलेशंस में बताती है, वो अपने इफेक्ट्स को बताती है, उसके अंदर कुछ फॉर्मुलेशंस के अंदर चेंज है जो कि पाकिस्तान के अंदर बनने वाली पैरासीटामोल में नहीं है। सो वहाँ पे ये जो है वो डेफिनेटली मिसकंसेप्शन नहीं है, वहाँ पे आपको फिर वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अगर दवा सेम है, उसकी फॉर्मुलेशन सेम है, उसके एक्सिपिएंट सेम है, सो फिर दोनों जो है वो सेम प्रोडक्ट्स हैं और सेम एफिकेसी और रिजल्ट्स देंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन जो लोग अक्सर पूछ रहे हैं हमसे, और वो ये पूछते हैं कि ये जेनेरिक दवा या जेनेरिक ब्रांड ये क्या है? अगर किसी मेडिकल स्टोर वाले के पास भी जाते हैं तो वो एक ब्रांड अगर उसके पास नहीं है, तो फिर वो कहता है कि आप ये देख लो या ये जेनेरिक भी देख लो। तो ये जेनेरिक क्या चीज़ है? बड़ा मज़ेदार किस्म का सवाल किया आपने। तो देखें, ब्रांड अगर आप देखें तो इसके अंदर एक सबसे बेसिक चीज़ होती है, जो फॉर्मुलेशन होती है वो कहलाती है जेनेरिक सॉल्ट। जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये जेनेरिक सॉल्ट है। उसके बाद जो पहली कंपनी उसको दुनिया के अंदर बनाती है, उसको पेटेंटाइज कर देती है, तो वो उसका ब्रांड लीडर होता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो उसका ब्रांड लीडर होता है। जब उसका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो बहुत सारे लोग पूरी दुनिया के अंदर उस दवा को बनाना शुरू करते हैं, जो कि ब्रांडेड जेनेरिक बनते हैं। सो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ब्रांडेड जेनेरिक्स अवेलेबल हैं, टॉप ब्रांड्स अवेलेबल हैं पेटेंट, लेकिन जेनेरिक सॉल्ट्स अवेलेबल नहीं है। इंडिया हैज़ एन एक्सीलेंट मार्केट ऑफ जेनेरिक सॉल्ट्स, तो होपफुली पाकिस्तान के अंदर भी आगे चल के जेनेरिक सॉल्ट्स आ सके। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ ब्रांडेड जेनेरिक्स की बात है। अक्सर ये हमारे पास जो वॉक इन कस्टमर होते हैं, जब हम उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं या हमारे फार्मासिस्ट गाइड करने की कोशिश करते हैं, तो उनका एक बड़ा आर्ग्यूमेंट है। वो कहते हैं भाई डॉक्टर ने दवा लिख के दे दी, अब मुझे फार्मासिस्ट क्या समझाएगा इस पे? तो मैं फार्मासिस्ट की बात कैसे एक्नॉलेज करूँगा? इसमें मैं हंस ही सकता हूँ इस सवाल के ऊपर। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर फार्मासिस्ट ड्रग को डिस्पेंस करते हैं, डॉक्टर डायग्नोस करता है, उसके बाद एक प्रिस्क्रिप्शन वहाँ तक जाता है। जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं होता। फार्मासिस्ट का काम होता है उस ड्रग की डोज को चेक करे, फिर अगर उस पूरे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर 5, 6, 7 दवाएं तो आपस में वो क्या इंट्रैक्शन कर रही है, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन को चेक करे। फिर अगर वो दवा फूड के साथ नहीं खाई जा सकती, बहुत सारी दवाएं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आपने भी सुना होगा, आपकी मदर कहती होंगी मेरा बच्चा दूध से दवा खाएगा। बहुत सारी दवाएं ऐसी आप दूध से खाएंगे, वो इफेक्ट देने के बजाय आपके लिए बुरा इफेक्ट दे देगी, मतलब साइड इफेक्ट शुरू हो जाएंगे। सो ये सारे काम फार्मासिस्ट के हैं। फिर देखें, अगर कोई खातून जो प्रेग्नेंट है उनकी दवा दी जा रही है तो उसकी डोज एडजस्ट करना फार्मासिस्ट का, वो ये बताएगा कि दवा खानी है नहीं खानी है। जीरियाट्रिक पेशेंट, एजिड पेशेंट की दवाएं अलग होती हैं, बच्चों की दवाएं अलग होती हैं। इन सब की डोजेस को कैलकुलेट करना, उसको एडजस्ट करना ही फार्मासिस्ट का काम है। सो विदाउट अ फार्मासिस्ट डिस्पेंसिंग के बाद फिर ऐसा ही होगा जो आप मेडिकेशन एरर पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं। अब मेडिकेशन की जब बात करें तो एक सेल्फ मेडिकेशन का भी कॉन्सेप्ट है। ये कितना डेंजरस है हमारी सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए? क्योंकि यहाँ तो हर घर में जिस तरह से मसालों का डब्बा होता है, वैसे ही एक दवा का डब्बा होता है जिसमें आपके पास बहुत सारी दवाएं हैं। तो ये कितना खतरनाक है? यार देखिए, सेल्फ मेडिकेशन तो डेफिनेटली डेंजरस है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें एक प्रॉब्लम और सोचनी चाहिए कि सेल्फ मेडिकेशन है क्यों। सेल्फ मेडिकेशन होने की वजह यही है कि आज जो हम आपसे चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि लोगों के पास इस वक्त इतने बेहतर वसाइल नहीं है कि वो डॉक्टर को भी दिखाएं, फिर वो लैब भी कराएं और फिर वो मेडिसिन भी ख़रीद सकें। सो मिन हासिल कौम हमने हेल्थ को, अपनी एक्सेसिबिलिटी को अपने पेशेंट, अपने कस्टमर तक ईज़ लेके आना है। उसके बाद ये डेफिनेटली जो आपका ओन मेडिसिन हैं या जो पेशेंट अपने खुद ही दवाएं इस्तेमाल कर लेता है वो ख़त्म होना शुरू होगी। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। अगर आप एक दवा जो आपने खाई है वही आप अपनी बेटी को या अपनी मदर को खिला रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू बी अ लीथल थिंग जो आपको नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पोल्यूशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, हर दिन एक नया वायरस सामने आ जाता है। तो इसमें जो पुरानी दवा रखी होती है, तो नॉर्मली हम ये दवा पहले इस्तेमाल कर चुके थे तो हम कहते हैं ये अब दोबारा कर लें। तो जब फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम किस तरह से एज कंज्यूमर, एज ह्यूमन बीइंग, कैसे अपने आप को इस पूरी चीज़ के लिए अवेयर करें कि भाई पुराना वायरस डिफरेंट था, ये वायरस डिफरेंट है, लिहाजा इसके लिए ट्रीटमेंट भी शायद अलग चाहिए। तो देखिए, पहले आपने सवाल किया कि फार्मासिस्ट की ज़रूरत नहीं है, अब दूसरा आपका सवाल लग रहा है कि डॉक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं है, आप गूगल करके ही सारी दवाओं का इलाज कर सकते हैं। सो देखिए, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली डिफरेंट वायरसेस की डिफरेंट स्ट्रेन्स होती हैं। आप फ्लू वैक्सीन लगवाते होंगे, हर साल जब फ्लू वैक्सीन आती है वो डिफरेंट स्ट्रेन के अगेंस्ट आती है। सो ये कॉम्प्लिकेटेड साइंस है जो हमारे फिजिशियन या जो डॉक्टर्स हैं उन तक छोड़ दीजिए, खुदा का वास्ता है। आप गूगल डॉक्टर्स मत बनिए, डॉक्टर्स तक जाइए, उसे डायग्नोस करवाइए और उसके बाद ट्रीटमेंट लीजिए। एक सवाल जो हमारे पास बहुत रेगुलर लोगों का पूछा जाता है, और वो ये है कि क्या किसी बीमारी की प्री स्टेज से वापसी मुमकिन है? और ये प्री स्टेज एक्चुअली क्या चीज़ है?
सो देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ना प्रिवेंशन से करता हूँ अटैच कि बीमारियों को सबसे पहले तो आपको प्रिवेंशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए आप अगर देखें तो हम वैक्सीन्स के ऊपर काम करते हैं ताकि बीमारी होने से पहले आपकी बॉडी के अंदर उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत आ जाए। फिर प्री स्टेज, यस, देखें बहुत सारे प्रिकर्सर्स हैं, बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो अर्ली डिटेक्टर्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है पेशेंट को, इस पर्सन को डायबिटीज़ होने वाली है, इस पर्सन को जो है वो कोई कार्डियोवैस्कुलर इशू होने वाला है, इसको कोई ब्लड प्रेशर का इशू होने वाला है। सो ये काम जो है ना कम्युनिटी लेवल के ऊपर एक फार्मासिस्ट या डॉक्टर बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो आप बहुत जल्दी जो है वो उस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बीमारी 50-60 साल में पता चलेगी तो वो कोमॉर्बिडिटी भी क्रिएट कर देगी। जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ आपकी आंखों पे भी इफेक्ट करेगी, आपके लिवर पे भी इफेक्ट करेगी, आपके टोस पे भी इफेक्ट करेगी। तो वो कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से बहुत सारी बीमारियां एग्जेगरेट कर जाती हैं। तो क्या ये एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, लाइफस्टाइल को बेहतर करने से ये हम प्री स्टेज वाली वो बीमारियां उनको काउंटर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर आप आज देखें तो पाकिस्तान चौथे नंबर पे हर चौथा पाकिस्तानी इस वक्त डायबिटिक है। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि हमने एक्सरसाइज छोड़ दी है। हमारे ग्राउंड्स आप जाके देखें तो वहाँ बिल्डिंग्स बन गई हैं। आप और हम जब क्रिकेट खेलते थे तो आज हमारे बच्चे जो हैं वो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, कब सिस्टम्स के ऊपर बैठे हुए हैं। सो हमने अपनी जो एक्सरसाइज कह लें या अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ थी उसको बहुत कम कर दिया, जिसकी वजह से हमारी इस वक्त जो हालात है अमराज की वो बढ़ती चली जा रही है, उनकी एक्टिविटी बढ़ती चली है। आपको याद होगा फ्लू होता था पहले, पता भी नहीं चलता था, हम हर्बल ट्रीटमेंट्स या घर की दवाएं इस्तेमाल कर लेते, टोटके इस्तेमाल करते थे और हम सही हो जाते थे। लेकिन अब वो इतना एग्जेगरेट कर गया है कि वो सही नहीं हो सकता। उसकी मेन रीज़न यही है कि हमारी जो इस वक्त फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो बहुत लो है। तो समराइज द थिंग, यस वी हैव टू, और हमें मुसलसल एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करना चाहिए। और उसके साथ साथ न्यूट्रिशनिस्ट, मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग जिस तरह फार्मासिस्ट को नहीं पूछते, सीधे न्यूट्रिशनिस्ट को नहीं पूछते। अगर आप ओवरवेट हो गए तो आप एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कीजिए, वो आपका पूरा चार्ट बना के देगा और आप वापस आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप वापस नहीं आ सकते। सो मेरी आप सबको यही जो है वो एक एडवाइस है कि आप एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट और अपनी एक्सरसाइज का जो है वो कंटिन्यूटी के अंदर केयर करें। अच्छा, जैसे अब एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो लोग नॉर्मल सब करते हैं कि एक नॉर्मल आदमी एक जाली दवा को कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है? ये बड़ा मज़ेदार किस्म का सवाल है क्योंकि जाली अद्वियात जो है पाकिस्तान में बड़ी हॉट है। और मैं एक जगह पढ़ रहा था तो पाकिस्तान टॉप 10 मैन्युफैक्चरर के अंदर आता है जाली अद्वियात के अंदर। सो देखें, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब भी दवा ख़रीदें, आप किसी ऐसी फार्मेसी से दवा ख़रीदें या ऐसे हॉस्पिटल फार्मेसी से दवा ख़रीदें कि जो रजिस्टर्ड हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप जाते हैं तो आप थोड़ी सी रिसर्च आप अपनी हेल्थ पे भी कीजिए। आप देखें वहाँ पे क्या वो फार्मेसी जो है वो ड्रैप से रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे आपको ड्रैप का लाइसेंस नज़र आएगा। फिर जिस आदमी से आप दवा ख़रीद रहे हैं, क्या वो फार्मासिस्ट है, क्या वो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट है। दो, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो आपको दवा ख़रीदते हुए देखने की ज़रूरत है कि जब आप लें तो आप उससे रिसिप्ट ज़रूर लें, ताकि आपकी ये वो चीज़ें हैं कि जो पेशेंट लेवल के ऊपर है। अब जो अच्छी फार्मेसीज़ हैं उनके ऊपर क्या स्टेक आता है कि वो दवा अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदें, और जो वो ख़रीदती भी हैं, जो जितनी भी बेहतर फार्मेसीज़ हैं वो अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदती हैं और वो उस नेट के अंदर काम करती हैं या उस प्री रैक में काम करती हैं जो ड्रैप ने उन्हें दिया। अगर आप लोगों के भी कुछ सवाल हैं और आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम अगली अपनी किसी भी एपिसोड में उससे रिलेटेड लोगों को बुला के वो सवालों के जवाब हासिल कर सकें।